हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 66। इस पूरे सीरीज का ये सेट नंबर 66 है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये रहा टेलीग्राम चैनल का आईडी। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले वाला जो चैप्टर था हीट, उसका सारा पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 3 है, पूरे सीरीज का सेट नंबर 66 है। ये एनसीईआरटी क्लास 10 का सवाल है। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। यहाँ पर टेम्परेचर देने का क्या लॉजिक है, क्योंकि आप जानते हो जो ये वैद्युत प्रतिरोधकता है यानी जो रो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए आपसे इस टेम्परेचर पर पूछा है। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाएगा तो ये रो जो है चेंज हो जाएगा, इसीलिए आपसे इसी टेम्परेचर पर पूछा है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसमें देखो जो लेंथ है ये आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर है, रो आपको चाहिए, ये जो R है ये 26 ओम है। अब एरिया देखो क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। R को हम लिख सकते हैं d बाई 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2 होता है, तो d बाई 2। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो तार होता है वो बेलनाकार होता है, तो पाई डी स्क्वायर, पाई d बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई d स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। d का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.3 मिलीमीटर, तो 0.3 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। सारे मान को क्या करो, यहाँ पर पुट करो, जो पाई है उसके स्थान पर आप 22/7 डाल सकते हो और सॉल्व करो। तो यहाँ पर देख लो मैंने लिख दिया हुआ है, सब मैंने यहाँ पर समझा ही दिया। सारे मान को यहाँ पर पुट करो, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये 7/22 है, क्योंकि बट्टे के नीचे 22/7 डालेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ये 1 आया है, लेंथ 1 मीटर हमें दिया हुआ है। उसके बाद ये 4 आया है, ये वाला 4 है, तो आप सॉल्व करो, ये आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। लंबाई L और एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 12 तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए 2 तार है, ठीक है, तार 1 मान लो, ये तार 2 मान लो। इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब प्रतिरोध R है। इसकी लंबाई 12 कर दी गई, लेकिन प्रतिरोध फिर भी R ही है। बताओ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। मान लो ये A2 है, मैंने इसको A2 मान लिया। देखिए जैसे ही लंबाई को डबल किया गया तो आप जानते हो कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। अगर तार को खींचा नहीं गया है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो जैसे ही तार की लंबाई L की गई, 2L की गई, प्रतिरोध जो है 2R हो जाना चाहिए था, 2R हो जाना चाहिए था, जो कि हुआ होगा, लेकिन फिर भी प्रतिरोध जो है यहाँ पर R ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आकर के इसको कम करेगा। अब देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कब करेगा प्रतिरोध को, जब ये बढ़ाया जाएगा, है ना, जब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तभी तो प्रतिरोध कम होगा, यानी A से ज्यादा होगा। तो ये जो विकल्प है A बाई 2 ये तो कट जाएगा, हमें इसे बढ़ाना है। अब सोचो 2R को R करना है तो A को कितना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसको हम डबल करेंगे तभी तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, इसको हम डबल करेंगे तभी तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। हम प्रतिरोध को डबल करेंगे तो प्रतिरोध पहले का आधा हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तब जाकर के R आएगा। तो ये जो A2 है हमारा, ये 2A है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि R जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इनटू में A2 बाई A1। अब R1 बाई R2 ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि R1 भी R ही है और R2 भी R ही है। L1 L है, L1 हमारे पास L है, L2 जो है 2L हो चुका है, A2 हमें चाहिए और A हमारे पास, A1 हमारे पास A है। L से L ये खत्म हो जाएगा, तो जो हमारे पास ये A2 है ये कितना आ जाएगा,
ये A2 बराबर 2A आ जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप एक झटके में सोच सकते हो कि भाई लंबाई को डबल किया गया तो प्रतिरोध जो है 2R हो जाना चाहिए था, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है पक्का यहाँ पर डबल हुआ होगा, तभी प्रतिरोध जो है 2R से R हो गया, यानी कि आधा हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ पर 2A हो जाएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को डैश कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? अच्छा, ये विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। जो हम रो बोलते हैं, ये रो है, RHO रो। इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बोलते हैं। रेजिस्टिविटी बोल दो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, ठीक है। ये जो प्रतिरोध होता है, इसका जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता। तो ये जो कैपिटल G है, ये क्या है? कंडक्टेंस है। ये है कंडक्टेंस, चालकता। C हमारा आंसर हो जाएगा। जिन फैक्टर्स पे, जिन कारकों पर यह प्रतिरोध डिपेंड करेगा, उन सारे ही फैक्टर्स पे ये कंडक्टेंस यानी कि चालकता ये भी डिपेंड करेगी। तो ये आप याद रखना। कभी पूछ दे कि भाई विद्युत चालकता जो है किन कारकों पर निर्भर करती है, तो सोच लेना जिन कारकों पर विद्युत प्रतिरोध जो है निर्भर करता है, उन सारे ही कारकों पर ये जो चालकता है ये भी निर्भर करेगी। और जिन कारकों के कारण विद्युत प्रतिरोध बढ़ रहा था, उन्हीं कारकों के कारण ये चालकता जो है कम हो जाएगी। जैसे आप जानते हो कि चालक की लंबाई अगर हम बढ़ा दें तो ये जो प्रतिरोध है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडक्टेंस तो इसका उल्टा है, मतलब कंडक्टेंस जो है ये कम हो जाएगी, चालकता जो है कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सोच लेना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, वरना आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको बढ़ाने से बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो याद आपको ये रखना है, याद आपको ये रखना है। साथ में आप याद रखेंगे जिन कारकों पर ये जो विद्युत प्रतिरोध है ये निर्भर करता है, उन सारे ही कारकों पर ये भी निर्भर करती है, लेकिन उल्टे तरीके से, क्योंकि उल्टा संबंध है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन जो ये चालकता है ये कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता में उल्टा संबंध है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, विद्युत चालकता बराबर क्या होता है? 1/में प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा चालकता का। तो प्रतिरोध के लिए एसआई मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सोचो आप, इसका ठीक उल्टा कर दो आप। इस ओम को आप यहां पर बोल सकते हो महो, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ओम इनवर्स, या तो ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे ही लिख दो ओम इनवर्स, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे, ठीक, इसका उल्टा। तो इनमें से कोई सा भी विकल्प में आपको दिया जा सकता है। और इस ओम इनवर्स को ना साइमन भी कहा जाता है। इस ओम इनवर्स को साइमन भी कहा जाता है, कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो ये भी विकल्प में आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसको जो है मैं यहां पे लिख देता हूं। तो इन सारे के लिए आप तैयार रहेंगे। यहां पर देखो महो दिया हुआ है और साइमन दिया हुआ है, तो बी और सी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बात एक ही है, ठीक है। रेजिस्टेंस बोल दे या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दे, बात एक ही है, ठीक है। इसे हम लोग रो से दिखाते हैं। इसका जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वो विशिष्ट चालकता होता है, या फिर प्रतिरोधकता का जो उल्टा होता है उसे हम विशिष्ट चालकता बोलता है। तो फिर से वही सारी बातें हैं, जिन फैक्टर्स पे ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करती है, उन सारे फैक्टर्स पे ये सिग्मा भी डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और पदार्थ के प्रकृति पर, तो ये भी टेम्परेचर पर और पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करेगा, लेकिन उल्टे तरीके से। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये रो है ये इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो सिग्मा है
ये डिक्रीज करेगा कंडक्टेंस के लिए, सॉरी कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो इंक्रीज होगा, यानी कि सिग्मा डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है कि आपको सोचना है और याद रखना है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मतलब ही रो होता है, इसका मतलब ही रो होता है, इसका मतलब ही रो होता है। चालकता का मतलब कैपिटल जी होता है, और ये जो विशिष्ट चालकता है इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक है, विशिष्ट चालकता आप जान चुके हो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। अब रो के लिए जो एसआई मात्रक हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ओम मीटर लिखते हैं, ओम मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर कैसे लिख सकते हो, इसको लिख दो आप, ये जो ओम इनवर्स है इसको आप लिख सकते हो महो पर मीटर। या फिर कैसे लिख सकते हो, इसी महो को हम लोगों ने साइमन कहा था, तो साइमन पर मीटर ऐसे लिख सकते हो। या फिर वर्ड में लिख करके ऐसे आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ऐसे लिख कर आ जाएगा, ओम मीटर इनवर्स। तो इन सारे तरीके से जो है एसआई मात्रक आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। साइमन पर मीटर हो सकता है, महो पर मीटर हो सकता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो सकता है, उपर्युक्त सभी। विद्युत धारा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना है। विद्युत धारा के पास दिशा होती है, बिल्कुल होती है। विद्युत धारा के पास परिमाण होता है, बिल्कुल होता है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, नहीं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सही। असत्य कथन की पहचान करें, सी हमारा आंसर। याद रखिएगा, विद्युत धारा के पास दिशा भी है, परिमाण भी है, उसके बावजूद भी ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। निम्न में सदिश भौतिक राशि की पहचान करें। सदिश भौतिक राशि की पहचान करें। देखो, विद्युत धारा अदिश राशि है, ये नहीं होगा। विद्युत प्रतिरोध अदिश राशि है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है, जो आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, J इज इक्वल टू I बटे में A। तो ये जो J है करंट डेंसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ये जरूरी है कि जो रास्ता है वो कंटिन्यूअस और क्लोज्ड होना चाहिए, सतत और बंद होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। निम्न में से कौन किसी परिपथ में विभवांतर बनाए रखता है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये जो V है ये एक्चुअल में डेल्टा V है, यानी कि विभवांतर है। सोचो, अगर विभवांतर 0 हो जाए, कोई भी चालक है उनके दोनों बिंदु के बीच विभवांतर जो है 0 हो जाए, प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन मान लो अगर ये विभवांतर 0 हो जाए तो क्या करंट 0 नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि ये जो विभवांतर है, ये जो डेल्टा V है या फिर ये जो V है, ये 0 नहीं होना चाहिए अगर करंट फ्लो करवाना है। तो जो सेल होता है या फिर जो बैटरी होती है उसका काम क्या होता है, परिपथ में विभवांतर को बनाए रखना, ताकि करंट जो है वो फ्लो होता रहे। जैसे हीट वाले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर जो है सेम हो जाए तो जो हीट फ्लो है वो बंद हो जाती है। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना फॉर्मूला, IH इज इक्वल टू डेल्टा T बाई RH। तो अगर डेल्टा T यहाँ पर 0 हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए, तो हीट करंट जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हीट फ्लो होने के लिए जरूरी है कि तापमान में अंतर हो, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जरूरी है कि विभव में अंतर हो। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी डैश खर्च करता है, सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसी सेल के भीतर होने वाली डैश सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। जो आप सेल देखते हो, ये जो सेल है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए क्या होता है कि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनसे क्या होता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब चाहे ये सर्किट से
जुड़ा हुआ रहे या नहीं रहे, फिर भी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सिराओं के बीच ये होता है। ये हमारा हाई पोटेंशियल होता है जिसे हम लोग प्लस से दिखाते हैं, ये लो पोटेंशियल होता है जो हम लोग माइनस से दिखाते हैं। मान लो हमने इसको VA बोल दिया, इसको हमने VB बोल दिया, तो VA बराबर VB नहीं होगा। अगर बराबर हो जाएगा तो डेल्टा V 0 हो जाएगा ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए अंदर में रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? सेल को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इस प्रकार से दिखाते हैं। जो बड़ा प्लेट है वहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, इसे हम प्लस से दिखाते हैं। जो छोटा प्लेट है यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है, इसे हम माइनस से दिखाते हैं। ये एक सेल है, ये एक सेल है। जब आप ऐसे कई सारे सेल लगा दोगे एक साथ तो उसे हम लोग बैटरी बोलेंगे। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। इन सारे को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो ये बैटरी हो गया। सेल के संयोजन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। देखो, छोटा प्लेट जाके कनेक्ट हुआ है बड़ा प्लेट से, फिर छोटा प्लेट कनेक्ट हुआ है बड़ा प्लेट से, छोटा प्लेट कनेक्ट हुआ है बड़ा प्लेट से, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। तो इसे हम बैटरी बोलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे हम लोग कैपिटल V से दिखाते हैं। तो ये रखा गया है अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है वो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है वो आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। और जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है वो निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा गया है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है दोनों बिंदुओं के बीच, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, V = W/Q। तो यूनिट क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ पर W है तो जूल आएगा, नीचे आवेश है तो कूलम आएगा, तो जूल पर कूलम भी हम बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, एसआई मात्रक। निम्नलिखित में से वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टता को निरूपित करता है, हम लोगों ने जस्ट देखा, V = W/Q। ठीक है, तो किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा समय। अच्छा, इसको हम और जरा तोड़ दें। Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I × में T होता है। तो यहाँ पर जो W है, सॉरी W तो W ही रहेगा, Q जो है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं I × में T। तो किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा और गुने में समय, किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुने में समय, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। Q = I × में T, ये पढ़ा है ना, I = Q बट्टे में T। आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, तो वहीं से हमने यहाँ पर ये लिख दिया। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? हमारे पास 12 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, 2 कूलम हमें आवेश दिया हुआ है, तो हमसे W पूछा है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? V = W/Q। V हमारे पास 12 है, W हमसे पूछा है, Q हमारे पास 2 है, W बराबर हो जाएगा 24 जूल। दिया गया प्रतीक किसका है? ये प्रतीक जो है किसका है आपको बताना है। देखिए, या तो ऐसे दे दे, या फिर ऐसे दे दे, या फिर सिंपली ये दे दे। ठीक है, या फिर ये दे दे, इन तीनों में से कोई भी दे दे। ये जो सिंबल है ये है विद्युत बल्ब का। जैसे मैं एक सर्किट बनाऊं यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये सेल है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो या तो हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। नीचे दिया गया चित्र किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? इसमें भी देखो, या तो ये दे दे, या फिर ये दे दे, या फिर एक और तरीका है जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है और ये आपको ध्यान में रखना है, ये दे दे, या फिर ये दे दे, या फिर ये दे दे। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, इसी को हम लोग प्रतिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि
वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को वेरी करके इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। यानी प्रतिरोध में परिवर्तन करके धारा को नियंत्रित किया जाता है, इसीलिए इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं या फिर प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी बोलते हैं। सिंबल ये होता है। नीचे दिया गया चित्र किसका प्रतीक है? ये जो प्रतीक है ये क्लोज्ड प्लग का है, ठीक है, ये क्लोज्ड प्लग का है। मान लो मैंने यहां पर एक बल्ब भी लगा दिया ऐसे, ये सेल है। क्या इसमें करंट फ्लो होगा अभी? मतलब क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ये ओपन प्लग है। ये क्या है? ओपन प्लग है, यानी कि ये जो कुंजी है ये खुली हुई है, बंद नहीं है, ये खुली कुंजी है। लेकिन इसी में हम ये कर दें, मानो मैंने बल्ब यहां पे लगा दिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डॉट ऐसे लगा देंगे, तो अब करंट का जो है फ्लो होने लग जाएगा और ये बल्ब जो है जलने लगेगा। ये क्लोज्ड, ये जो है ये क्लोज्ड प्लग है, ये बंद कुंजी है, ये क्लोज्ड प्लग है। अब ये जो ओपन है ना, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे, ये भी ओपन है और क्लोज करना होगा तो क्या होगा, ऐसे इसको इसमें सटा दिया जाएगा, ये क्लोज्ड हो गया। एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशन है। तो ये जो है बंद कुंजी है। उस परिपथ का पहचान कीजिए जिसमें विद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, देख लो कौन सही से लगा हुआ है, किसमें, किस वाले विकल्प में। अगर आप इस वाले विकल्प को देखो, कहाँ है ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। इस वाले में देखो ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, दोनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है। जबकि आप जानते हो जो वोल्टमीटर है इसे हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं और एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो 3 नंबर को तो पहले ही उड़ा दो यहाँ से। उसके बाद देखो जो पहला विकल्प है उसमें वोल्टमीटर को तो श्रेणी क्रम में लगा दिया जो कि पैरेलल में लगाना चाहिए था, और एमीटर को पैरेलल में लगा दिया जो कि श्रेणी में लगाना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसको भी काट दो। अब जो दूसरा है और चौथा है, इसमें वोल्टमीटर और एमीटर को सही तरीके से लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो सर्किट है इसमें करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा, ये ऐसे आएगा, कुछ करंट जो है इस प्रतिरोध में चला जाएगा, कुछ करंट इसमें आ जाएगा, फिर करंट जो है इसमें आएगा, फिर करंट ऐसे निकलेगा। तो ये आप इसको उठाओ, इस वोल्टमीटर को उठाओ आप, तो वोल्टमीटर में करंट जो है ऐसे आ रहा है। अगर मैं आपसे इतने ही पार्ट में पूछूं कि बताओ हाई पोटेंशियल किधर है और लो पोटेंशियल किधर है, तो आप बता दोगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि इधर होगा उच्च विभव इस साइड और इस साइड होगा निम्न विभव। तो उच्च विभव के लिए हम लोग प्लस दे देते हैं और निम्न विभव के लिए हम लोग माइनस दे देते हैं। तो यहाँ पर ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इस एमीटर में देखो आप, तो करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नीचे उच्च विभव है तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर में निम्न विभव तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो ठीक है। इस वाले में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखो आ जाओ, करंट ऐसे चला, ऐसे आएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें आया, तो यहाँ पर भी सही है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है कि जो करंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है वोल्टमीटर में, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो उच्च विभव की ओर प्लस है, निम्न विभव की ओर माइनस है। उसके बाद करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद यहाँ पर देखो करंट अगर ऐसे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर उच्च विभव होना चाहिए, यहाँ पे निम्न विभव होना चाहिए, लेकिन उल्टा दिया हुआ है कि यहाँ पर निम्न विभव है, यहाँ पर उच्च विभव है, मतलब ये गलत है। अगर हमने एमीटर में करंट को ऐसे भेजना है, ऐसे भेजना है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर उच्च विभव और यहाँ पर निम्न विभव होना चाहिए। तो ये जो है गलत है, 4 नंबर गलत है, तो 2 नंबर वाला जो हमारा सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
मैं आपसे पूछ दूं कि ये एमीटर है और मैं आपको दे दूं कि करंट जो है ऐसे इसमें फ्लो कर रहा है, तो प्लस माइनस कहाँ पर डालोगे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। जब भी आपको प्लस माइनस चढ़ाना हो, करंट देख लो कैसे फ्लो कर रहा है, उसके हिसाब से प्लस माइनस चढ़ा दो। अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा? सेलों का संयोजन होगा। छोटा प्लेट मिलेगा बड़ा प्लेट से, छोटा प्लेट बड़ा प्लेट से, छोटा प्लेट बड़ा प्लेट से, इस प्रकार से बड़ा प्लेट पर प्लस, छोटा प्लेट पर माइनस। तो यहाँ पर देखो छोटा प्लेट, उसके बाद बड़ा प्लेट, फिर छोटा प्लेट बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट, तो ये सही है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो छोटा प्लेट जाकर के छोटा प्लेट से मिला, भाई नेगेटिव टर्मिनल को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। होना चाहिए क्या? नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर माइनस ये प्लस है, तो माइनस माइनस को हमने जोड़ दिया, तो ये गलत हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से होना चाहिए। इसमें देखो ये प्लस है माइनस है, ये फिर प्लस ये माइनस, ये फिर प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो पता नहीं क्या है, यहाँ भी पता नहीं क्या है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ी विद्युत धारा है? इलेक्ट्रिक करंट का मान इसमें किसका सबसे ज्यादा है? 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁹ एम्पियर। और 1 एम्पियर तो सबसे बड़ा मान क्या है? ये डी है, 1 एम्पियर। बाकी सब पर देखो पावर चढ़ा है लेकिन माइनस में। विद्युत सेल रूपांतरित करता है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है जो हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सी हमारा राइट आंसर। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, सबसे बढ़िया चालक कौन है ये बताओ? सबसे बढ़िया चालक, ये हमारा आंसर। देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जो प्रतिरोधकता है ये बढ़ेगी। अब हम चालकता पढ़ चुके हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो कंडक्टेंस है, व्युत्क्रम होता है ना प्रतिरोध का, तो ये घटता चला जाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो सिग्मा है ये घटता चला जाएगा, जो विशिष्ट चालकता है ये घटता चला जाएगा। तो सबसे कम प्रतिरोध है चांदी के पास, सबसे ज्यादा चालकता है चांदी के पास। जिसकी चालकता जितनी ज्यादा वो उतना ही अच्छे से करंट को फ्लो करवाएगा। इसके विपरीत बोल सकते हैं जिसका प्रतिरोध जितना कम वो उतने ही अच्छे से करंट को फ्लो करवाएगा। और ये भी आप ध्यान में रखना, ये सारे जो है इनका जो ऑर्डर है रेजिस्टेंस का, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का जो ऑर्डर है रेजिस्टेंस है वो है 10⁻⁸। मतलब यहाँ पर कुछ मान होगा और गुने में 10⁻⁸। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। जो ऑर्डर है रेजिस्टेंस का वो 10⁻⁸ ओम मीटर है। ठीक है, ये अच्छा रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया है ना, इसको यहाँ पर मिटाओ। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रो की, ओम मीटर, 10⁻⁸। कुछ यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू होगा, गुने में 10⁻⁸। तो जो ऑर्डर है इन सब का वो है 10⁻⁸। -8 है, +8 नहीं है। तो यहाँ पर जाकर के हमारा सेट नंबर 66 समाप्त होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।